हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है सोशलॉजी का सुपर बेसिक्स, जिसमें कि हम देखेंगे किस प्रकार से सोशलॉजी इमर्ज हुई, किस प्रकार से ये डिसिप्लिन क्या काम करता है, और भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इसमें लेंगे ताकि जो आपका सब्जेक्ट के प्रति एक प्यार है वो बढ़ सके और आप सब्जेक्ट को आगे जो भी हम लेक्चर करेंगे उसमें बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये इसके सुपर बेसिक्स हैं, यानी कि जो कि फंडामेंटल्स आपको आने ही आने चाहिए। तो सोशलॉजी, अगर हम इसको अर्थ के हिसाब से देखें तो सोशलॉजी शब्द आता है, सोशियोलॉजी शब्द आता है दो भाषाओं से, एक तो है सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस शब्द है लैटिन भाषा का, जबकि लोगस शब्द है ग्रीक भाषा का। सोशियस से इंग्लिश में अगर हम देखें तो सोशियस बन जाता है सोशियो और लोगस बन जाता है लॉजी। और सोशियस यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी एंड लॉजी का अर्थ होता है कि उसका अध्ययन करना, टू स्टडी, यानी कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम समाज का अध्ययन करते हैं। इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। सोशलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोशल बिहेवियर। तो सोशलॉजी कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम ह्यूमन ग्रुप की, पर्टिकुलरली जब भी हम सोशलॉजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सोसाइटी के रूप में कौन सी सोसाइटी लेते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं। हम एनिमल सोसाइटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। और किस लेंस से करते हैं, साइंटिफिक स्टडी उसकी करते हैं। और जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमारा क्या शामिल होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली अध्ययन करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और सबसे मेन बात कि उसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करेंगे। तो जब भी हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके से, जो चीज़ें जिस तरीके से हैं उन्हें उसी तरीके से अध्ययन करना, उसमें एक्सपेरिमेंट करना, हिस्टोरिकल मेथड्स का प्रयोग करना, वेरियस मेथडोलॉजी का प्रयोग करना, पद्धति शास्त्र का प्रयोग करना। तो इसके कारण हम क्या कहते हैं, सोशलॉजी को एक साइंस भी कहते हैं। नाउ सोशलॉजिस्ट क्या फोकस करते हैं, सोशलॉजिस्ट फोकस प्राइमरी ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन। किस प्रकार से लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाउ सोशल रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस पीपल्स एटीट्यूड एंड हाउ सोसाइटीज फॉर्म एंड चेंज। तो किस प्रकार से जो हमारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, वो एक दूसरे व्यक्ति के रवैये को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से सोसाइटी चेंज होती है। तो हमारे जो पहले के थिंकर्स थे उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ होगा, किस प्रकार से उद्विकास हुआ होगा, किस प्रकार से सोसाइटीज आई होंगी, चाहे हम बात करें इमैनुएल डर्कहाइम की, चाहे हम बात करें कार्ल मार्क्स की, चाहे हम बात करें ऑगस्ट कॉम्ट की। तो सभी ने ये बताया है किस प्रकार से सोसाइटी इमर्ज हुई, किस प्रकार से हम इस स्थिति तक आए जिसमें अभी हम हैं। सोशलॉजी देयरफॉर इज अ डिसिप्लिन ऑफ ब्रॉड स्कोप। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सोशलॉजी बहुत बड़ा इसका स्कोप है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत हम सीमित इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप वर्चुअली बहुत बड़ा है और लगभग सारे ही टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि जेंडर। अब नाउ जब हम आगे लेक्चर प्रोसीड करेंगे तो हम जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। रेस और इथेनिसिटी के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जेंडर, रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रग अब्यूज, पोर्नोग्राफी, ग्रुप बिहेवियर, कन्फर्मिटी, टैबू, इसके अलावा नॉर्म्स, मोरेज, लॉ। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सोशलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसका अर्थ हुआ कि बहुत बड़ा ही डिसिप्लिन है। और इन चीज़ों को हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, सोशलॉजिकली एग्जामिन और इंटरप्रेट करते हैं। नाउ सोशलॉजिस्ट जो होते हैं वो टिपिकली फोकस करते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस प्रकार सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो उनके एक्सटर्नल या फिर जो सोशल फोर्सेस हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को सेव करते हैं। यानी कि सोसाइटी के कारण व्यक्ति में किस प्रकार से परिवर्तन भी आते हैं, जिस प्रकार की सोसाइटी में आप रहते हो उसी प्रकार के आप व्यक्ति इंडिविजुअल बने जाते हो। दी सोशल फोर्सेस, तो इनको क्या कहते हैं हम, सोशल फोर्सेस, यानी कि सामाजिक बल, ठीक है। तो दीज सोशल फोर्सेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि जिस प्रकार किस फैमिली से आप आते हो तो बहुत सारे जो आपके गुण होते हैं उस फैमिली से निकल के आते हैं। किस प्रकार से आप पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में व्यवहार करोगे वो आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है, ठीक है। तो एज वेल एज अमंग द पीपल इनकाउंटर्ड इन एकेडमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी हमने बात की, जैसे
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक, रिलीजियस, तो इन सबको हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि सामाजिक संस्थाएं। और सामाजिक संस्थाएं वास्तव में क्या होती हैं, अगर हम एक शब्द में समझना चाहें या एक वाक्य में समझना चाहें तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब 1959 में एक हमारे थिंकर हैं जिनका नाम है सी राइट मिल्स, यानी कि सी राइट मिल्स ने एक शब्द का प्रयोग किया है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यानी कि जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज पे उनको उसी तरीके से नहीं देखना, कॉमन सेंस के तरीके से नहीं देखना है, बल्कि उनको सोशियोलॉजिकली देखना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर हम कुछ भी देख रहे हैं समाज में, कुछ दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। या फिर अगर हम सोचें कि जैसे हम एक मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर में कौन से लोगों का किस तरीके से रोल है, जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं किस प्रकार से रिलीजन के प्रति डिवोटेड हैं, वहाँ पर जो क्या कहते हैं जो फूल वाले हैं किस प्रकार से अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग वहाँ पर एक श्रद्धा का भाव लेके आ रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को देख के सोशलॉजिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग करना ही सोशलॉजिकल इमेजिनेशन कहलाता है। आगे देखते हैं, सोशलॉजिस्ट लुक एट इवेंट फ्रॉम अ होलिस्टिक। तो जब भी हम सोशलॉजी में बात करते हैं तो इवेंट्स को हम होलिस्टिकली देखते हैं, यानी कि उनकी संपूर्णता में देखते हैं, उनकी मल्टी डायमेंशनल में देखते हैं, यानी कि बहुविमीय तरीके से हम देखते हैं, सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव में नहीं देखते या फिर एक ही तरीके से उन चीज़ों को अध्ययन नहीं किया जाता है। अब सोशलॉजिकल इमेजिनेशन यूज करने का ये अर्थ हो गया कि किस प्रकार से जो हमारे पर्सनल और सोशल फोर्सेस हैं वो किसी भी फिनोमेना को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। अनदर वर्जन ऑफ दिस होलिस्टिक मॉडल इज द बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहने का ये अर्थ है कि हम जब भी कोई भी सोशल फिनोमिना हो रहा है तो उस सोशल फिनोमिना के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमारा बायोलॉजी हो सकती है, यानी कि जो हमारे इंटरनल ट्रिगर्स हैं, इसके अलावा हमारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं और सोशल फोर्सेस। इन सारी चीज़ों को मिला के ही हम अगर सोशलॉजिकल किसी फिनोमिना का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसका अर्थ है यहाँ पर हम सोशलॉजिकल इमेजिनेशन का प्रयोग कर रहे हैं या फिर हम कहें कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। नाउ एक सिंपल सा केस आता है डिप्रेशन का, ठीक है। तो डिप्रेशन के केस के लिए जैसे कि अगर हम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से देखें तो डिप्रेशन के फेज के लिए हम मानेंगे कि केवल ही इंडिविजुअल ही जिम्मेदार है, लेकिन अगर हम इसे सोशलॉजिकली देखना चाहें तो हम देखेंगे कि कुछ सोसाइटल फोर्सेस भी हैं, यानी कि सोसाइटी के कारण भी, यानी कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सोसाइटी उसे बहुत ज़्यादा क्या करती है कि सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करती है, तो उसका एक प्रेशर है। इसके अलावा इंडिविजुअल एक प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक व्यक्ति को डिप्रेस कर रही हैं। तो सिर्फ हमने ये नहीं देखा कि सिर्फ व्यक्ति के कारण वो डिप्रेस्ड है, बल्कि सोसाइटी भी उसका एक बड़ा कारण है जिसके कारण उसको डिप्रेशन हो रहा है। और साथ में हमने उसके ये भी देखे कि जो प्रेशर हैंडलिंग उसकी कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, वो व्यक्ति थोड़ा सा जो भी ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन होती है तो वहाँ पर घबरा जाता है। तो यहाँ पर हमने साइकोलॉजिकल भी देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो उसका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोसाइटल जो फोर्सेस है उनको मिला के अगर हम उस फिनोमिना का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम उसको सोशलॉजिकली अध्ययन कर रहे हैं। नाउ द रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। रिडक्शनिस्ट कहने का ये अर्थ होता है कि जब आप किसी जैसे कोई एक सिंगल फिनोमिना हो रहा है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है बहुत जोर से, तो हम अगर रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल हो चुका है इसलिए चिल्ला रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे बहुतेरे कारण हो सकते हैं। तो जब हम बहुत से कारणों को, बहुत से पर्सपेक्टिव को मिला के अध्ययन करते हैं तो वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन जाता है, और सोशलॉजी में हमेशा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। आगे देखते हैं ऑन द टॉपिक रिलेटेड डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन से अगर संबंधित एक टॉपिक देखें तो वो टॉपिक है सुसाइड का। तो 19th सेंचुरी में हमारे एक फेमस सोशलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है इमाइल डर्कहाइम। तो इमाइल डर्कहाइम ने इससे पहले ये समझाता था कि जो सुसाइड है वो व्यक्ति खुद के कारण कर रहा है, उसको बहुत सारी तकलीफें हो रही होगी इसलिए वो सुसाइड कमिट कर रहा है, लेकिन वो एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव लेके आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सोसाइटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। उन्होंने वर्ड यूज किया था सोसाइटल फोर्सेस, यानी कि सामाजिक बल होते हैं जिसके कारण व्यक्ति सुसाइड करता है। अब ये व्यक्ति को या तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर व्यक्ति क्या हो सकता है सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ही जुड़ा हो सकता है या फिर बहुत ही लूजली जुड़ा हो सकता है, बहुत ही कम जुड़ा हो सकता है। तो इसके कारण व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि सती प्रथा है। तो सती जो है वो एक प्रकार का सुसाइड है, तो ये आपको याद रखना है, सती इज एग्जांपल ऑफ अ सुसाइड, ठीक है।
और किस प्रकार का सुसाइड है उसके बारे में हम जब डर्कहाइम का सुसाइड का लेक्चर देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। लेकिन आपको अभी के लिए याद रखना है कि जो सती है वो एक प्रकार का सुसाइड है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इन क्वेश्चंस को आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने इन एग्जाम्पल्स को देखा होगा, जहां पर कि ये कल्चर ये बताता है, कल्चर इस प्रकार से प्रेशराइज करता है, सोसाइटी इस प्रकार से प्रेशराइज करती है कि एक वुमेन को आफ्टर जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको क्या करना है, सती हो जाना है या फिर सुसाइड करना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सुसाइड है। इससे पहले भी हमने जैसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की है तो सी राइट मिल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, इनकी बुक्स पे क्वेश्चन आ चुका है, इनके मेथड्स पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आपने याद करना है। इसके अलावा द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम से इनकी एक बुक भी है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और एक और बुक है जो कि है द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और ये बुक है स्टीव फुलर की, और ये बुक है सी राइट मिल्स की। तो ये दो चीजें आपको याद करनी है। और जो सती है इज अ टाइप ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो सोशल फोर्सेस होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं आर मोर देन सिंपली द सम ऑफ देयर पार्ट्स। Social groups have characteristics that come about only when individuals interact. So the sociological perspective and the social imagination help sociologists to explain these social forces and characteristics. जो भी social forces हैं, social groups क्या होते हैं, जो सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं वो मिलकर सोशल ग्रुप्स का निर्माण करते हैं, सोसाइटी का निर्माण करते हैं। जब सोसाइटी के निर्माण की हम बात करते हैं तो उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस प्रकार का सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो उसके लिए ब्रॉडली हम यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। इसके अलावा और भी पर्सपेक्टिव हमारे पास हैं, लेकिन एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहला हमारा पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब यहां पर ये पर्सपेक्टिव है माइक्रो। देखो दो चीजें होती है हमारी, एक तो होती है हमारी मैक्रो और दूसरी हमारी होती है माइक्रो। जब सोसाइटी को आप पूरे होलिस्टिकली देख रहे हो, सोसाइटी का पूरे तरीके से अध्ययन कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर सोसाइटी को एक इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हो तो उसे बोलते हैं माइक्रो लेवल। ठीक है, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यानी कि परस्पर अंतःक्रियावाद ये बात करता है किस प्रकार से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये अब क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे आ गए तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये कौन सा पर्सपेक्टिव है, ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद का जो स्टार्टिंग होती है वो हम मानते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर, ऑर्गेनिक एनालॉजी, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, फंक्शनलिज्म की शुरुआत मानते हैं। नाउ फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद ये कहता है कि समाज में जो भी चीजें हैं, समाज के अलग अलग जो भी कंपोनेंट हैं, वो उनका कुछ न कुछ फंक्शन होता है, उनका कुछ न कुछ प्रकार्य होता है, कुछ न वो मतलब किसी न किसी तरीके से यूजफुल होते हैं, और ये सारी चीजें मिलके क्या करते हैं, एक सोसाइटी को बनाने का कार्य करते हैं। मेन फंक्शनलिज्म में हम देखेंगे इमाइल डर्कहाइम को, इसके अलावा हम देखेंगे जो भी उसके पहले के उसके बाद के थिंकर जैसे कि हम पार्सन्स को देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे फंक्शनलिज्म को। नाउ अगली जो हमारे पर्सपेक्टिव है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी कि संघर्ष सिद्धांत। इसका अर्थ ये हो गया, ये एक मैक्रो थ्योरी है यानी कि मैक्रो पर्सपेक्टिव है, यानी कि पूरी सोसाइटी को लेके चलता है। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि समाज में हमेशा से 2 वर्ग होते हैं, और मेनली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम सिनोनिमस मानते हैं मार्क्सियन थ्योरी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो समाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज एक ग्रुप के पास होते हैं, दूसरे ग्रुप के पास नहीं होते हैं, और इन रिसोर्सेज में के लिए फाइट हमेशा से बनी रहती है ना।